Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन उससे पहले एक छोटा टॉपिक जो हम यहाँ पे कवर करेंगे जो कि पिछली दो वीडियो से रिलेटेड है। बेटा पिछली दो वीडियो के अंदर आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में ये दो फिनोमेनास पढ़े हैं। तो बड़ा इनके बीच में जो डिफरेंस है पहले वो चेक कर लेते हैं, फिर हम अपने आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर आएंगे जो कि है रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच। तो बड़ा फर्स्ट डिफरेंस जो है, इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस में बेटा आपने देखा कब होता है वो फिनोमिना, जब आपके पास दो सोर्सेज से कोहेरेंट वेव्स आ रही हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, सुपरपोज करती हैं, तो आपके पास आता है इंटरफेरेंस का फिनोमिना। तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स, दो अलग अलग वेव फ्रंट्स होते हैं ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। लेकिन जो अपन ने डिफ्रैक्शन पढ़ा उसमें हमने एक सिंगल स्ट्रिंग बनाई थी, मतलब एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट से जब लाइट वेव पहुंचती है उसके इंटरेक्शन की वजह से अपने पास फिनोमिना आता है वो होता है डिफ्रैक्शन। तो बेटा आप इसको नोट कर लें, जस्ट मैं फटाफट एक्सप्लेन करूंगा। तो अपने पास इंटरफेरेंस हुआ टू कोहेरेंट सोर्सेज या दो वेव फ्रंट्स जो अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं जो कि सोर्सेज कोहेरेंट होंगे। वेयरएज डिफ्रैक्शन पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से जब लाइट पहुंचेगी उसके इंटरेक्शन की वजह से पैटर्न बनता है डिफ्रैक्शन। दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से दो अलग अलग वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे, उनके इंटरेक्शन की वजह से जो फिनोमिना होता है वो होता है इंटरफेरेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें इन इंटरफेरेंस द फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम विड्थ। बट इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंजेस सेम विड्थ की भी हो सकती है, सेम विड्थ की नहीं भी हो सकती, क्योंकि अपन ने जब कैलकुलेशन की थी अपन ने बीटा फाइंड किया था तो उस केस में हमने देखा था कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज दोनों सेम आ रही थी ना, सेम विड्थ की भी हो सकती है, लेकिन कई केसेस में नहीं भी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन डिफ्रैक्शन द फ्रिंजेस आर ऑलवेज ऑफ वैराइंग विड्थ। डिफ्रैक्शन के अंदर कभी भी सेम विड्थ की नहीं आएंगी, वो हमेशा अलग अलग विड्थ की अपने पास आने वाली है। सेंटर में सबसे मैक्सिमम होगी विड्थ, फिर धीरे धीरे विड्थ कम होती जाती है, सेंट्रल मैक्सिमम अपने पास जो होता है। तो इस केस में कहते हैं इंटरफेरेंस में पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम आ जाए, लेकिन जो डिफ्रैक्शन है इसमें हमेशा अपने पास वैराइंग विड्थ की ही जो है फ्रिंजेस बनेंगे। थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें, इन इंटरफेरेंस द फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, जो मिनिमम इंटेंसिटी की फ्रिंजेस है या फिर कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो फ्रिंजेस बन रही है आप परफेक्टली डार्क, वो परफेक्टली डार्क हो सकती है। कब हो सकती है, जब अपन ने पढ़ा था कि दोनों जो वेव्स आ रही है उनका एम्पलीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट फेस में सुपरपोज करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो अगर इन इंटरफेरेंस द फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड लाइट वेव्स आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन बेटा इंटरफेरेंस की बात करें इसके अंदर हमारे पास जो मिनिमम इंटेंसिटी की अपन कहते हैं डार्क फ्रिंजेस बनती हैं वो परफेक्टली डार्क नहीं होती हैं, उनके अंदर कुछ कह सकते हैं अमाउंट में लाइट पहुंच जाती है। वेयरएज इन डिफ्रैक्शन द फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क, इसके अंदर वो परफेक्टली डार्क नहीं होंगी और अपने पास कह सकते हैं इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंजेस है वो मिनिमम इंटेंसिटी वाली फ्रिंजेस परफेक्टली डार्क हो सकती हैं अगर अपने पास सेम एम्पलीट्यूड की जो है वेव्स आ रही है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें, इन इंटरफेरेंस ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इसमें बेटा जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं वो सेम इंटेंसिटी की होती है, लेकिन इन डिफ्रैक्शन द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ वैराइंग इंटेंसिटी। तो डिफ्रैक्शन के अंदर अपन ने देखा था जो सेंटर में फ्रिंज आती है ये सबसे ब्राइट आती है, उसके बाद इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंज की है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, लेकिन बेटा इंटरफेरेंस के अंदर जो अपने पास इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो चार डिफरेंसेस बहुत है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज वो इंटरफेरेंस के केस में शार्प होता है। आप अलग से देख सकते हो, यहाँ पे डार्क आ गई, यहाँ पे ब्राइट आ गई, यहाँ पे डार्क आ गई, लेकिन बेटा डिफ्रैक्शन के केस में जो ये है जो शार्पनेस है वो पुअर होती है, उसकी कॉन्ट्रास्ट पुअर होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ डिफरेंसेस हुए
इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में ना बाई चांस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट। चलिए चेक करते हैं वो क्या है। तो चलिए देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर की बड़ा अगर हम डेफिनेशन देखें, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to differentiate the two objects which are very close together is known as the resolving power of the instrument। डेफिनेशन से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिजॉल्विंग पावर है क्या। बट अगर द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हम कह सकते हैं हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी होती है। किस चीज की कैपेसिटी? टू डिफरेंशिएट द टू ऑब्जेक्ट्स, वो तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सके। कब? विच आर वेरी क्लोज टुगेदर, जब दो ऑब्जेक्ट्स बहुत पास पास रखे हों तो उनके बीच में डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। हम बड़ा कुछ एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे रिजॉल्विंग पावर एक्चुअल में है क्या। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी बेटा, अगर आप किसी रेलवे ट्रैक पे खड़े, काफी लंबा रेलवे ट्रैक है ना, पैरेलल काफी दूर तक रेलवे ट्रैक, आप बीच में खड़े हो जाओ बेटा, आप ऑब्जर्व करोगे जहां पे आप खड़े हो वहां पे आपको रेलवे ट्रैक जो है दोनों पटरियां अलग अलग नजर आएंगी। लेकिन जैसे आप उसको दूर देखते हो, दूर आप देखते हो तो वो आपको रेल की पटरियां ऐसा लगता है कि पास 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 होती जा रही है, और अगर काफी दूर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों रेल की पटरियां आपस में मिल गई। हुआ ऐसा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, कभी आप किसी हाईवे पे हो है ना, और काफी दूर से अगर कोई व्हीकल आ रहा होगा आपको, तो बेटा आपको दूर से एक लाइट अपीयर होती है व्हीकल की, लेकिन जैसे 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 से वो पास आने लगता है तो एक लाइट दो लाइट्स में सेपरेट होनी शुरू हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं वो थी तो दो लाइट्स, लेकिन जब वो काफी दूर थी तो आपको एक ही लाइट अपीयर हो रही है। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे जो रीजन है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर का। हम बेटा चीजों को समझने की कोशिश करना। हम बेटा किसी भी चीज की जब इमेज बनाते हैं तो इमेज बिल्कुल शार्प नहीं बनती, हमारे पास थोड़ी सी डिफ्रैक्टेड इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि लाइट वेव नेचर की है ना, तो वेव नेचर के अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास जो इमेजेस है बिल्कुल शार्प नहीं बनती, थोड़ी डिफ्रैक्टेड इमेज बनती है। जैसे मैं कहूं कि अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ठीक, और इधर से मैं इसके ऊपर लाइट रेज डालता हूं, इधर से मैं इसके ऊपर लाइट रेज डाल रहा हूं, तो हम कहेंगे इसकी जो इमेज है वो बिल्कुल शार्प, ये बिल्कुल शार्प इमेज इसकी नहीं बनती है। आप कभी ऑब्जर्व करके देखना, आप अपना कोई पेन ले लें, फिंगर ले लें, या किसी भी चीज की इमेज अगर कहीं से लाइट आ रही है तो उसकी इमेज पीछे देखना कैसी बनती है ना। तो इस केस में हम कहते हैं लाइट आपने डाली तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बिल्कुल शार्प नहीं बनती। होता क्या है, इमेज के चारों तरफ आपको यहाँ पे हल्की 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 लाइट नजर आती है, थोड़ा सा डिफ्रैक्टेड लाइट नजर आती है, हल्की हल्की शैडो नजर आती है। मेन शैडो तो ये हुई, इसके चारों तरफ भी हल्की 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 की शैडो नजर आती है, वो हम कह सकते हैं हमारे पास डिफ्रैक्टेड इमेज होती है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्टली शार्प इमेजेस नहीं बनती। अब होता क्या बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डिफ्रैक्टेड इमेज बन रही है, पहला ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ भी इसकी हल्की हल्की डिफ्रैक्टेड इमेज बनी हुई है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके चारों तरफ इसकी हल्की हल्की डिफ्रैक्टेड इमेज बनी हुई है, और जब ये दोनों बहुत पास रखे होंगे तो क्या होगा बेटा, इनके जो डिफ्रैक्टेड इमेजेस हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और उस कंडीशन में आपको इनके बीच का जो सेपरेशन है वो नजर नहीं आएगा। ठीक, यही हमारे पास रीजन है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स बहुत पास रखे होते हैं तो हमारी आई जो है उनको एक लिमिट तक ही रिजॉल्व कर सकती है, लेकिन आप उनको काफी डिस्टेंस पर रख देते हो तो वो दो की जगह एक ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। कह सकते हैं उनके डिफ्रैक्टेड इमेजेस जो आपस में ओवरलैप कर जाती है और आपको दो की बजाय एक ही ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स आप याद कर लें, कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी किस चीज की, टू डिफरेंशिएट द टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टुगेदर। दो ऑब्जेक्ट बहुत पास रखे तो उनको डिफरेंशिएट करने की जो कैपेसिटी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसको अपन कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ये हुआ। अब बेटा हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज आपको छोटी बड़ी क्यों नजर आती है ना, ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था एक विजुअल एंगल होता है कि ऑब्जेक्ट आपकी आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें जो है बड़ी या छोटी नजर आती है।
जैसे कि हमने बात भी की, अगर ये आपकी आई है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं कह दूँ कि ये भी एंगल बना रहा है इतना। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं, चलो ऐसा करते हैं यहाँ को, तो ये भी एंगल बना रहा है ये। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास रख देता हूँ तो मेरे पास एंगल बढ़ जाता है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं दूर रख देता हूँ तो मेरे पास ये एंगल जो है कम हो जाता है ना। तो ऑब्जेक्ट को पास दूर करने से हमारे पास विजुअल एंगल चेंज होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का साइज जो हमारे पास चेंज होता है। फिर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है बेटा? यही काम है कि जो विजुअल एंगल बन रहा है उसको बढ़ा देना। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टेलीस्कोप है जो काफी दूर के ऑब्जेक्ट है बेटा, तो अगर ये अपनी आई अगर अपन मान के चले वो काफी दूर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ से जो इसके ऊपर आई के ऊपर एंगल बनेगा वो बहुत स्मॉल एंगल बनता है, जिसकी वजह से आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स बहुत स्मॉल नजर आते हैं। लेकिन टेलीस्कोप का काम क्या है? इसका विजुअल एंगल बढ़ाना ना, आपकी आई के ऊपर उसका एंगल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको दूर का ऑब्जेक्ट भी बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये अपने को कह सकते हैं कि हमारी रिजॉल्विंग पावर थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ह्यूमन आई की अगर अपन बात करें, इसकी भी एक रिजॉल्विंग लिमिट है, वो भी हम चेक करेंगे। तो पहले इस रिजॉल्विंग लिमिट को डिफाइन कर लेते हैं कि है द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन, स्मॉलेस्ट लीनियर या एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स at which they can be just separately seen or resolved by an optical instrument is called the resolving limit of the instrument. बेटा क्या है? The smallest linear or angular separation between the 2 point objects. ये मैंने कोई 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मान लिए छोटे छोटे, ठीक है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको तो अपन लीनियर सेपरेशन कह देते हैं। या फिर अगर मैं बात करें एंगुलर सेपरेशन की, तो अगर यहाँ से आप इनको देख रहे हो तो ये कितना एंगल बना रहा है, इसको अपन कहते हैं इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन हुआ। तो कह रहा था स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट सेपरेटली सीन, कि आप उनको अलग अलग देख सको, और रिजॉल्व बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब बेटा भाई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप दो चीजों को देख रहे हो, ठीक है, तो इनके बीच में एक मिनिमम सेपरेशन होगा। कितने सेपरेशन पे आपको ये अलग अलग नजर आएंगे, उस सेपरेशन से आप कम सेपरेशन कर दोगे तो आप इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स हुए, ठीक है, यहाँ से आप इनको देख रहे हो, तो इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होगा, लीनियर डिस्टेंस की एक मिनिमम डिस्टेंस होगा कि आप यहाँ से इसको देखोगे तो आपको अलग अलग नजर आएंगे। लेकिन आप उस मिनिमम डिस्टेंस से इनको पास कर दो, उससे भी क्लोज कर देंगे तो ये आपको इनके बीच में अलग अलग सेपरेशन नजर नहीं आएगा, एक ही आना शुरू हो जाएगा। तो वो ये मिनिमम डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस या वो मिनिमम एंगल, एंगुलर सेपरेशन इनके बीच में है ना, वो कितनी है, वो अपने पास होती है रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कह सकते हैं जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग लिमिट जितनी कम होगी, मतलब वो उतनी ही पास की चीजों को क्लियरली दिखा सकता है। अगर अपने पास लिमिट ज्यादा होगी तो मतलब वो ज्यादा दूर की चीजें क्लियरली दिखाएगा, और अगर लिमिट कम है तो मतलब बहुत पास की चीजों को भी वो सेपरेटली दिखा सकता है, ठीक है। तो बेटा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफरेंस इनके बीच में है। द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच they can be just separately seen or resolved by an optical instrument is called the resolving limit of optical instrument। तो ये अपने पास मिनिमम लीनियर या एंगुलर सेपरेशन कितनी सेपरेशन तक, मिनिमम सेपरेशन तक आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो ऑब्जेक्ट्स के सेपरेट इमेज दिखा सकता है, वो हो गई उसकी लिमिट। और हम यहाँ पे जाकर द स्मॉलर द लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन, जितनी स्मॉलर लिमिट होगी रेजोल्यूशन की, मतलब मैं कह लूँ दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मान लूँ, एक तो ये हुआ और एक और मान लेते हैं, ठीक है। बेटा ये वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतना सा भी डिस्टेंस है तो भी उनको क्लियरली दिखा सकता है, और ये वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतना डिस्टेंस है तो उनको क्लियरली दिखा सकता है। अगर आप उसने इससे कम डिस्टेंस किया तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं दिखा पाएगा,
और सेकंड इंस्ट्रूमेंट में क्या सकते हैं आपने इससे कम सेपरेशन किया तो ये उनको क्लियरली नहीं दिखा सकते हैं। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट की मैं क्या दूंगा, जो रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा है ना, ज्यादा दूर के डिस्टेंसेस को दिखा सकता है, इसकी रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा है और इसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है। तो जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम होगी उस केस में हम कह सकते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत पास की चीजों को भी क्लियरली सेपरेटली दिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसकी जितनी स्मॉल रेजोल्यूशन की लिमिट होगी, आप रिजॉल्विंग लिमिट जितनी स्मॉल होगी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर इज द रिजॉल्विंग पावर, उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जो ऑब्जेक्ट जितनी पास की चीजों को क्लियरली दिखा सकता है, मतलब उसकी रिजॉल्विंग लिमिट कम है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, और उसकी रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर वो है कम होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें इनवर्स रिलेशन है, रिजॉल्विंग लिमिट जिसकी जितनी छोटी होगी उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा है उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही कम होगी। ह्यूमन आई के लिए बेटा आप रिजॉल्विंग जो लिमिट है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, मैं यहीं पे कर देता हूँ उसको मिटा के। बेटा अपने पास मिलीमीटर स्केल आता है, ठीक है, आपका जो जनरल स्केल है उसके अंदर जो डिवीजन होती है छोटी छोटी ना mm की डिवीजन होती है, 1 सेंटीमीटर के बीच में जो 10 अपने पास अलग अलग डिविजन बनी होती है, वो एक डिवीजन 1 mm की होती है। बेटा स्केल को आप पास से देखते हो, आपको वो सेपरेशन अलग अलग नजर आ जाती है, 1 mm के इनके बीच में सेपरेशन। लेकिन बेटा उसी स्केल को आप लगभग 3.6 मीटर दूर लेके जाते हो तो आपको जो उनके बीच की सेपरेशन है वो नजर आनी बंद हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा एक ही लाइन है, तो उनके बीच के अंदर जो सेपरेशन है 1 mm की 3.6 सेंटीमीटर पे रखते ही हमारे पास वो कंटिन्यूस हो जाती है, उनके बीच की सेपरेशन आपको नजर आनी बंद हो जाती है। तो उस केस में अगर अपन ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई की अगर रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट फाइंड करना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये मेरे पास 1 mm डिस्टेंस है, 1 mm की ये 1 mm डिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी आई है और आप इसको अगर 3.6 मीटर दूरी पे रखते हुए हाँ, उसके बाद में आपको इनकी सेपरेशन दिखनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग लिमिट फाइंड करना चाहूँ तो डेल्टा थीटा अपने पास बेटा फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का आर्क अपॉन रेडियस। तो इस केस में आर्क कितनी हुई इसकी 1 mm और इसका रेडियस की अगर अपन बात करें 3.6 मीटर। ठीक है, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो ये आएगा मेरे पास 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर ना, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास रेडियंस में एंगल आएगा। ठीक है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 180/पाई 3.14 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका रहता 1/60 डिग्री है ना। और अपने को पता है 1 डिग्री जो एंगल है उसको अगर आप 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको अपन कहते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई के लिए बेटा रिजॉल्विंग लिमिट हुई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट का एंगल बना रहा है आई के ऊपर, जब तक तो आप उन चीजों को सेपरेटली देख सकते हो। अगर एंगल इस 1 मिनट से कम हुआ, हाँ, अगर एंगल इस 1 मिनट से कम हुआ तो वो ऑब्जेक्ट्स आपको सेपरेटली नजर नहीं आएंगे। ये तो ह्यूमन आई की बात हुई। बेटा अपने को बात करनी है यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट कितनी है, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट कितनी है, तो चलिए वो भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर बेटा हमें अभी हमने डिफाइन की है, सेम हम यहाँ पे भी डेफिनेशन दे सकते हैं। टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब टेलीस्कोप बेटा कोई दूर की चीजों को देखने के अपने पास काम में आता है, तो अपन कह सकते हैं दो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन होगी बिटवीन द 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए S1 और S2, 2 ऑब्जेक्ट्स अपन ने मान लिया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट काफी दूर है S1 और S2, इनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सेपरेशन होगा, एग्जांपल जैसे स्टार्स माने whose image can be just resolved by the telescope। तो इस मिनिमम एंगल पे अगर इनकी जो इमेज है ये टेलीस्कोप अगर रिजॉल्व कर पा रहा है, देन इट इज कॉल्ड
द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ द टेलीस्कोप। सिंपल सी वही डेफिनेशन है। द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स S1 एंड S2 whose image can be just resolved by the telescope is called the resolving limit of the telescope। इसको आप डिनोट करते हो बेटा d थीटा से। इट इज डिनोटेड बाय d थीटा। और एक्सपेरिमेंटली जो d थीटा है किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। वेरिएशन ऑफ d थीटा टेक्स प्लेस एज एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है। जो वैल्यू ऑफ d थीटा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो अपने पास d थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी तो अपने पास जो रिजॉल्विंग लिमिट है ना, जो रिजॉल्विंग पावर है d थीटा, रिजॉल्विंग लिमिट वो इंक्रीज होगी। द वैल्यू ऑफ d थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर d। d थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अपर्चर d। बेटा आप टेलीस्कोप के अंदर दो लेंसेज यूज करते हो, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईस्कोप और आई पीस है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और आई पीस जो आई की तरफ होता है। तो टेलीस्कोप में बेटा जो ऑब्जेक्टिव है उस लेंस का ये अपर्चर कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है अपने पास d थीटा की वैल्यू, वो भी इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल है। तो अपन कह सकते हैं d की वैल्यू अपर्चर जितना स्मॉल होगा उतना ही d थीटा अपने पास ज्यादा होगा, और d अपर्चर जितना ज्यादा होगा उतना ही d थीटा अपने पास स्मॉल होगा। इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन करते हो बेटा है ना, अपने d थीटा की वेरिएशंस देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप ना। ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनको अपन कंबाइन करते हैं तो d थीटा आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय d। ठीक है, लैम्डा बाय d। यहाँ पे बेटा अगर आप स्फेरिकल अपर्चर के लेंस मानते हो, स्फेरिकल लेंस भी हो सकते हैं पैराबोलिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अपन मान के चलेंगे अपने पास स्फेरिकल अपर्चर के लेंस है तो उस केस में अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड होता हुआ है 1.22। इसकी आपको जस्ट वैल्यू याद करनी है, कहाँ से आए कैसे आए अपने को नहीं समझना है, ये अपने पास एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है। ये हमारे पास d थीटा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमारे पास बेटा जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा 1.22। तो ये मेरे पास d थीटा आ गया 1.22 लैम्डा बाय d। ये तो मेरे पास भी बेटा रिजॉल्विंग लिमिट हुई। तो अपने को फाइंड करनी है रिजॉल्विंग पावर, और अभी अपन ने देखा रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो अगर मैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फाइंड करता तो हो जाएगी 1/d थीटा 1 रिजॉल्विंग लिमिट। तो d थीटा की वैल्यू 1.22 लैम्डा बाय d। इसको आप रेसिप्रोकल में लेके आएंगे तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो अपने पास हो जाएगी d/1.22 लैम्डा रिजॉल्विंग। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास d थीटा रिजॉल्विंग लिमिट हुई। टेलीस्कोप की दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपर्चर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंबाइन करेंगे d थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय d फॉर स्फेरिकल अपर्चर। तो कांस्टेंट ऐड होगा प्रोपोर्शनलिटी का 1.22। ये अपने पास आ गई रिजॉल्विंग लिमिट। इसका रेसिप्रोकल जब अपन करेंगे तो अपने पास आता है रिजॉल्विंग पावर। यहाँ पे बेटा आपको जो चीज चेक करने वाली और रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाना है तो अपने पास बेटा दो ऑप्शंस हैं। एक तो d को चेंज करें और दूसरी लैम्डा को चेंज करें। अगर मैं रिजॉल्विंग पावर के केस के अंदर बात करता हूँ तो लैम्डा नीचे है, मतलब इनवर्स रिलेशन। मतलब आप जितनी कम वेवलेंथ की लाइट यूज करोगे रिजॉल्विंग पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा टेलीस्कोप के केस के अंदर आप इस लैम्डा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वेवलेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दूर से ऑब्जेक्ट्स की जो लाइट आ रही है वो किसी भी वेवलेंथ की आ सकती है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। डे टाइम में सनलाइट आएगी ना, और या फिर जो स्टार्स है उनकी लाइट आएगी तो उनकी वेवलेंथ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। फिर अपने पास बचती सेकंड ऑप्शन d को चेंज करके। तो जो रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के, मतलब आप जो अपर्चर है ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जितना लार्ज लेंगे जितना बढ़ाएंगे उतना ही अपने पास रिजॉल्विंग पावर जो है टेलीस्कोप की बढ़ेगी। ये पूछ लेते हैं कि अगर टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं, तो अपन सिंपल सा आंसर देंगे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर है ये जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा मेरे पास
और जो टेलीस्कोप उसके रिजॉल्विंग पावर होगी लैम्डा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि लाइट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उनकी वेवलेंथ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये अपने पास हुई रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। इसमें बेटा एक फायदा और है, लार्ज अपर्चर के अगर आप लेंस लेते हो, ऑब्जेक्टिव लेते हो, तो इस केस में अपन कह सकते हैं जितना ज्यादा अपर्चर का लेंस होगा उतनी ही ज्यादा रेज को वो कलेक्ट करेगा और उतनी ही ब्राइट इमेज अपने पास बनेगी, जिससे आप कह सकते हो आप दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हो। तो ये हुई अपने पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। एक इसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और देखेंगे, वो भी चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब जैसे रिजॉल्विंग पावर अपने टेलीस्कोप की डिफाइन की, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे रिजॉल्विंग लिमिट पहले माइक्रोस्कोप की डिफाइन करेंगे, रिजॉल्विंग लिमिट अगर आ गई तो उसका रेसिप्रोकल लेके हम यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले रिजॉल्विंग लिमिट की डेफिनेशन देखते हैं फॉर माइक्रोस्कोप। तो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट रिजॉल्व, उस मिनिमम डिस्टेंस पे, वो मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनको उस डिस्टेंस पे अगर माइक्रोस्कोप उनको रिजॉल्व कर पा रहा, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम करेंगे रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप। The smallest distance between 2 point objects at which they can be just resolved by the microscope is called the resolving limit of microscope। वो मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उस मिनिमम डिस्टेंस पे अगर माइक्रोस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व कर पा रहा था, वो मिनिमम डिस्टेंस अपने पास हो जाएगा रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप। इस केस में उसको हम डिनोट करते हैं बेटा बाय स्मॉल डी, है ना। टेलीस्कोप में अपने उसको डी थीटा से डिनोट किया, यहाँ हम इसको करेंगे स्मॉल डी से डिनोट। जैसे वहां पे अपने पास कुछ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे, यहाँ भी कुछ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स ही हैं, आपको डायरेक्ट इनको फॉलो करना है। तो रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। जो भी वेवलेंथ आपका लाइट की यूज कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिजॉल्विंग लिमिट माइक्रोस्कोप की, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ कोन 2 थीटा। जो यहाँ पे बेटा जो ऑब्जेक्ट रखा है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये जो रेज एंगल बनाएंगी इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ कोन। तो हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एंगल ऑफ कोन 2 थीटा formed by the rays reaching the objective from the illuminated object। तो अपन कह सकते हैं जो रिजॉल्विंग लिमिट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/2 थीटा की। 2 थीटा क्या हुआ एंगल ऑफ कोन, जो यहाँ पे रेस पहुंचेगी ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बनाएंगी, ठीक है, इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ कोन। तो माइक्रोस्कोप के केस में दो चीजों के ऊपर रिजॉल्विंग लिमिट डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ कोन के। इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा तो d इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय 2 थीटा। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो अपने पास एक कांस्टेंट आएगा 1.22। तो 1.22 और साथ में 2 थीटा की जगह हो जाएगा 2 sin थीटा। तो इसको आप एज इट इज फॉर्मूले को याद कर लें 1.22 लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। ये बेटा अपने पास है रिजॉल्विंग लिमिट, डी की वैल्यू फाइंड की, रिजॉल्विंग लिमिट फाइंड की है। अगर रिजॉल्विंग पावर फाइंड करनी है तो अपने को पता दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो अपने पास जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगी 1/d। तो ये फॉर्मूला अगर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर बनेगी 2 sin थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये बनी अपने पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये बेटा पावर कब है, जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एयर है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। लेकिन अगर आप एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम रख देते हो बीच में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। इफ देयर इज अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, अगर आपने कोई मीडियम प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n in place of air between the objective and the object। तो बेटा अपन कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप पर अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ पे आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो अगर यहाँ पे बीच में एयर है तब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन एयर की जगह आपने कोई मीडियम प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस केस में जो रिजॉल्विंग लिमिट है d,
ये हो जाएगी 1.22 लैम्डा 2 साइन थीटा की जगह हो जाएगा 2n साइन थीटा, एक n एक्स्ट्रा बीच में आएगा 2n साइन थीटा। इसके अलावा अगर ये चेंज हुआ है तो अपने पास रिजॉल्विंग पावर भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें भी अपने पास जो फॉर्मूला है ना, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे तो रिजॉल्विंग पावर जो होगी 2n साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में प्लेस कर रखा आपने तब, अदरवाइज अपने पास फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 2 sin थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। अब बेटा जैसे अपने टेलीस्कोप के केस में देखा, वहां पे भी अपन ने कहा कि अपने पास दो चीजों के ऊपर टेलीस्कोप की पावर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती थी हमारे पास अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव और दूसरा वेवलेंथ। तो उस केस में हमने कहा कि हम लाइट की वेवलेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप के बढ़ाने के लिए आप अपर्चर बढ़ा लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे और आपको माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ानी है तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो अपने पास जो पावर है रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा और लैम्डा। एक तो इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ कोन। तो अपन कह सकते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना एंगल ऑफ कोन आप बढ़ाओगे माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर उतनी बढ़ती जाएगी। अब ये एंगल बढ़ेगा कैसे बेटा, अगर यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास लेके आता हूँ, मान लो मैं यहाँ ले आया तो मेरे पास जो एंगल है एंगल ऑफ कोन ये बढ़ जाएगा, और पास लेके आएंगे और बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा इस केस में एक लिमिटेशन है ना, आप एक लिमिट से ज्यादा इस एंगल ऑफ कोन को नहीं बढ़ा सकते। तो ज्यादा अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस के पास अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास लेके आओगे तो अपने पास आउट ऑफ फोकल हो जाएगा, इमेज क्लियर नहीं आएगी। तो इसके ऊपर लिमिटेशंस लग गई। तो यहाँ पे अपने पास जो दूसरी ऑप्शन है लैम्डा, अब लाइट की वेवलेंथ चेंज करके माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं। और आप चेक कर सकते हो जो वेवलेंथ है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिजॉल्विंग पावर के। तो इस केस में अगर आप जो वेवलेंथ लाइट की है उसको कम कर देते हो, मतलब लोअर वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो, तो माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। और ये अपन इजीली कर सकते हैं बेटा, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे आप आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हो। तो आप इस केस में कोई लोअर वेवलेंथ की लाइट अगर यूज करोगे तो माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये केसेस जरूर याद रखेंगे कि रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगी कैसे। टेलीस्कोप के केस में अपर्चर को बढ़ाने से बढ़ेगी, और माइक्रोस्कोप के केस में जो अपने पास लैम्डा वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ कम करने से इनकी रिजॉल्विंग पावर्स बढ़ जाएंगी। तो बेटा ये आज हमने वीडियो के अंदर रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट्स के बारे में पढ़ा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की है ना रिजॉल्विंग पावर और लिमिट्स फाइंड भी करी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।